क्या सभी मुझे सुन पा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। एक नई जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जर्नी आपके लिए भी है और मेरे लिए भी बिल्कुल एक नई शुरुआत है, एक नया सेगमेंट है, एक नया आयाम है। मेरे बहुत से डायमेंशंस के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन इस डायमेंशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखते हैं हम इस काम में कितना आगे बढ़ पाते हैं, कितनी मैं आपकी मदद कर पाता हूं और उस श्रृंखला को मैं वापस शुरू कर पाता हूं। तो सभी उजांकियंस का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस मंच पर। और बहुत दिनों बाद मेरे कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हो रही है वापस। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप कितने एक्साइटेड है मुझे नहीं पता, बट जो मेरा कॉन्सेप्टर बैच है लास्ट ईयर, उसके साथ मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमेशा। उनको बहुत मिस करता हूँ क्योंकि उनका जो फाउंडेशन का सफ़र है वो 15 सितंबर से मेरे साथ शुरू होने जा रहा है। तो डेफिनेटली जो है वहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छे आयाम के साथ जड़ें बढ़ेंगे और काफ़ी कुछ हम यहाँ पर आगे करते हुए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग और अपनी तैयारी को आगे लेकर बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस एक जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी एनसीईआरटी के स्टूडेंट, कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट ये आ चुके हैं और सभी मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हम एक नए डायमेंशन की तरफ चलते हैं। मुझे इस रूप में अभी तक किसी ने नहीं देखा। इतिहास एक अलग ही सेगमेंट है, एक अलग ही सेगमेंट है। एक्चुअली बहुत कम लोग ये जानते हैं, बहुत कम लोग। मुझे करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए देखा, सोशल इश्यूज पढ़ाते हुए देखा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पे तो कमांड बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैंने जो बुक लिखी है वो हिस्ट्री में लिखी है। जी हाँ, मेरी जो किताब आती है वो हिस्ट्री की किताब है, भारतीय इतिहास की। और इस किताब को जब मैंने लिखा तो उसी साल जो है वो बीपीएससी का पेपर हुआ था। उसमें से 13 में से 11 क्वेश्चन इस बुक से, उजांग आईएएस एकेडमी की ये बुक जो है वो उससे आए। मैंने इस पर अपना नाम हटा दिया क्योंकि मेरे यहाँ बहुत से टीचर्स जो हैं वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा लोग क्वेश्चन करेंगे, आप पढ़ाते नहीं हैं लेकिन आप बुक लिख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इस पर अपना नाम हटा दिया, एकेडमी का नाम डाला कि बहुत से लोग इसके साथ जो है वो जुड़ जाएं और किसी को भी क्लास में भी टीचर को यूज़ करने में जो है आसानी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन पूछे कि यार उजांग सर की बुक है, आप क्यों दे रहे हैं। लेकिन खैर, ये लॉकडाउन से पहले ये बुक आई, आने के बाद ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुई। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के बाद चूँकि सब कुछ ये सब खत्म हो गया और काफ़ी कुछ बैठ गए सिस्टम, तो किताबें उताबें बिकनी बंद हो गई। तो हमने भी इसको रख दिया। हमने कहा फिर जब स्थितियाँ नॉर्मल होंगी तो फिर देखा जाएगा। तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि भारतीय इतिहास की किताब का लेखक मैं हूँ। और हिस्ट्री एक्चुअली में मेरा जो एक डोमेन है, मैं हमेशा से, अगर आप मेरे को कभी भी सोशल इश्यूज़ में या मुझे जब बात करते हो देखते हो तो मैं भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज, ये दोनों जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, इस पर मेरा शोध, मेरी जो खोज है वो बहुत ज़्यादा, मैं इसको खोज कहूँगा, शोध कहूँगा। मैं इसमें अध्ययन नहीं कहता क्योंकि मैं इसमें कुछ खोज रहा हूँ। और लगातार जो इस क्षेत्र के जाने माने लोग हैं, चाहे वो वैदिक साहित्य का अध्ययन करने वाले लोग हों, चाहे वो नाथपंथी हों, वैष्णव हो, शैव हों, इन सभी लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, वाद विवाद, ये सब लगातार चलता रहा है। चाहे वो वेस्टर्न हिस्ट्री का अध्ययन करना हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन करना हो, चाहे वो प्रोफेसर राधाकृष्णन के बारे में पढ़ना हो जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर बहुत ही विशद उन्होंने लेक्चर दिए थे ऑक्सफोर्ड में। तो ये सारी चीज़ों का मेरा अध्ययन करने का जो रहा है हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है। मेरे यहाँ जो टीचर्स आते हैं उनको भी मैं अपनी बुक्स देता हूँ। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बुक जो जल्दी नहीं देखने को मिलती हैं, वो भी मैंने कई बार उन्हें गिफ्ट करता रहता हूँ कि आप इससे पढ़कर बच्चों को पढ़ाइए तो आपको बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ एक जुड़ाव होगा। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसमें मेरी जो एक इसमें अपने आप को मैं एक स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी के रूप में कहता रहा हूँ कि मैं इसमें एक अभी स्टूडेंट मानता हूँ। मुझे अभी बहुत खोजना है, मुझे अपने दर्शन तक पहुँचना है, उसकी जड़ों तक पहुँचना है, या एक यात्रा कम से कम इतनी रखनी है कि मैं अपनी संस्कृति, अपने समाज के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ सकूँ। मौका लगा, आज कुछ ऐसा रहा, आप लोगों का प्यार मोहब्बत। मैंने कोशिश की थी कि मैं किसी और टीचर को दूं, लेकिन जो आपने प्यार मुझे एनसीईआरटी में दिया, इतने बड़े बैच में जो सभी कॉन्सेप्टर बैच ने प्यार दिया, तो मुझे लगा लेट्स देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इतना कुछ मैंने पढ़ा है, अब सवाल है कि उसको कितने आसान शब्दों में आप तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन
जैसा कि कहा जाता है कि मैं एक स्टोरी टेलर हूं, मैं जैसे इकोनॉमिक्स जैसा नीरस सब्जेक्ट जिसमें कोई भी लिंक नहीं पता चलता, एक सब्जेक्ट का एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से लिंक नहीं होता है, उसको भी मैंने जब कहानियों के रूप में लॉकडाउन के दौरान आपको पढ़ाया तो बच्चों ने कहा कि सर आपने पूरी ऐसा लगा कि वेब सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक का सब्जेक्ट नहीं चल रहा है। इसने एक बड़ा उत्साह बढ़ाया कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में भी मैं स्टोरी टेलिंग कर सकता हूँ, एक सस्पेंस क्रिएट कर सकता हूँ और स्टूडेंट बिना डरे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है। तो हिस्ट्री तो पूरी की पूरी कहानी है और उन कहानियों का अगर मैं प्रवाह तय कर दूं तो वहां पर बहुत ही आनंद आएगा। चलिए एक कोशिश करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। आगे हम देखते हैं समझ के साथ। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल ज़ीरो से मैं शुरू करता हूं और ज़ीरो से अपनी बात को कहता हूं। जो शब्द एक मैंने लिखा है, राइट, वो है हमारा इतिहास, हिस्ट्री। कहानी शुरू करें, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ और कहानियों का आनंद लो और जिस तरह से हम ये फ्लो करने जा रहे हैं उस फ्लो को समझने की कोशिश करो। इतिहास एक प्रवाह है, इतिहास एक यात्रा है, इतिहास एक जर्नी है, इतिहास एक नज़रिया है। बहुत कुछ अभी हम कहने जा रहे हैं, बहुत सी कहानियाँ हम एक दूसरे के सामने लेकर आएंगे। रोमांच है, रहस्य है, हत्याएं हैं, षड्यंत्र है, सब कुछ है इसमें, दर्द है, खुशी है। तो ये कहानियों का एक बहुत बड़ा पिटारा है जिसको हम खोलने जा रहे हैं। लेकिन कहानियाँ जो होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, वो एक फ्लो के रूप में होती हैं, प्रवाह के रूप में होती हैं। प्रवाह को बाधित कौन करता है? नदी की जो फ्लो है उसको बाधित कौन करता है? डैम्स हो गए, कोई अब्स्ट्रैक्शंस आ गया, कोई रुकावट आ गई। उसी तरह इतिहास का जो फ्लो होता है, जो रस होता है, वो फैक्ट्स में मारा जाता है। स्टूडेंट वो ईयर याद करने में, एडी जो है ये बीसी और तमाम तरह के फैक्ट्स याद करने में उस प्रवाह, उस रस को भूल जाता है। इसका मैंने सबसे अच्छा तरीका निकाला कि मैंने पूरी हिस्ट्री को एक चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है और वो बुकलेट मैंने क्लास के स्टूडेंट के लिए क्लास में अपलोड करा दी है। वो उनको वहाँ पर मिल गई होगी, जिनको नहीं मिलेगी वो इनको मिल जाएगी आज शाम तक। वो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं। वो इसलिए है कि सारी हिस्ट्री को मैंने प्राचीन से लेकर और मॉडर्न तक मैंने उसको जो है वो, जैसे मैं ज्योग्राफी में चार्ट्स दिए हैं उसी तरह मैंने हिस्ट्री में चार्ट्स दे दिए हैं कि आप फैक्ट के साथ मत उलझिए। और वो आपके पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। इससे मुझे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो मैं हिस्ट्री में कहानियां कहना चाहता हूं, जो मैं अपनी बात को लेकर आना चाहता हूं, हिस्ट्री बिना डर के, बिना फैक्ट के बोझ के तुम्हारे लिए एक समझ का आधार बनाना चाहता हूं, मुझे वो आसानी हो जाएगी कि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग को बिना डाटा के जाल में फंसे मैं एक प्रवाह के साथ लेकर जा पाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जो हिस्ट्री का मकसद है वो समझ सकेंगे। शुरुआत करते हैं, क्या रेडी हैं आप लोग? रेडी? शुरू करते हैं। एक प्रश्न से शुरू करते हैं। मेरी हमेशा आदत है कि मैं हमेशा कहता हूं अपने टीचर से क्वेश्चन पूछो कि जिस सब्जेक्ट को आप मुझे पढ़ाने जा रहे हो वो है क्या बेसिकली। तो अगर मैं एक क्वेश्चन करूं आपसे, एक छोटी सी बात, इंटरेक्शन करें, सब कुछ भूल जाओ और गहरी सांस लो और इस कहानियों को आनंदित होकर सुनना शुरू करो। इसमें ना तो ज्योग्राफी की तरह विज्ञान है, ना इकोनॉमी की तरह तर्क हैं, न जो है वो एनालिटिकल आंकड़े हैं। ये कोर एक कहानी है, एक कहानी जहां पर हमें यह बस तय करना है हम खड़े कहां हैं, हम देख किसको रहे हैं। हम अतीत में खड़े होकर वर्तमान को देख रहे हैं या वर्तमान में खड़े होकर अपने अतीत को देख रहे हैं। बस ये देखने का नजरिया है इतिहास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतिहास तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। इतिहास कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इतिहास गतिशील है, इतिहास नदी की तरह है। जो अभी मेरा है, जो प्रेजेंट है मेरा, वो थोड़ी देर बाद अगर मैं अगले क्षण में जाऊंगा तो ये मेरे लिए इतिहास हो जाएगा। हम एक चलायमान गति की तरह है, मूवमेंट की तरह है। हर पल हम अपने इतिहास का निर्माण करते चले जा रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, इतिहास क्या है? हिस्ट्री क्या है? इसकी परिभाषा तुम लोगों ने ये शब्द कई बार सुना होगा, कई बार तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो इतिहास क्या है? एक छोटे से छोटे शब्द में, एक वाक्य में क्या तुम मुझे इतिहास को समझा सकते हो? अगर समझा लोगे तो शायद एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक कहानी कहने वाले और एक कहानी सुनने वाले के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग हम डेवलप कर जाएंगे। मैं भी तो समझूं कि मुझे सुनने वाला जो श्रोता है, जो ऑडियंस है मेरा, वो मुझे कितना समझ पाता है, वो इस विषय को कितना जानता है, वो इस विषय की जो गहराई है, जो इस विषय की रुचि है, जो इसके रंग हैं, जो इसके डायमेंशन है, वो कितने हमें समझता है। सो शुरू करिए। मुझे कोई बता सकता है? ये देखिए, एक श्वेता जी हैं, इन्होंने बोला हिस्ट्री को खत्म करने में कितने दिन लग सकते हैं? इतिहास को खत्म करने चली हैं। ठीक है, अभी आपने देखा शुरू मैंने किया नहीं और इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, इतिहास को खत्म करने में कितना समय लगा सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे स्टूडेंट क्या वास्तव में सीख पाने की क्षमता रख पाएंगे? कभी नहीं। उनका ध्यान सिर्फ पन्नों पे रहेगा।
आखिर 98% बच्चे जो एग्ज़ाम फेल करते हैं वो कहीं अंतरिक्ष से नहीं आते हैं। सॉरी टू से, लेकिन बेटा किसी भी सब्जेक्ट की जब शुरुआत होती है तो ख़त्म होने की बात नहीं करते। किसी के जन्म पे मत जाना, नहीं तो तुम कहोगे कि ये कब तक कितने दिन जिएगा, तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। अभी तो मैंने सब्जेक्ट की शुरुआत की और तुमने अभी से कैलकुलेशन शुरू कर दिया कि कितने दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर रस नहीं आने वाला है। फैक्ट्स पढ़ने तो बहुत से टीचर्स हैं, उनको लाकर मैं बिठा देता हूं, आराम से वो तुम्हें फैक्ट्स पढ़ाते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीमित स्रोतों के आधार पर घटनाओं को जानना, एक इन्होंने जवाब दिया है, ठीक है। जो बीता हुआ समय है वो इतिहास है, वो काल है, ठीक है। इतिहास और काल में अंतर होता है, ठीक है। तुमने जो कहा जो बीत गया समय वो काल हुआ, ठीक है, काल है वो। और क्या है, पास्ट टू को प्रेजेंट में पढ़ना ही इतिहास है। जो लिखा हुआ है, बीता हुआ समय इतिहास है, वो काल है बेटा। स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स यानी पिछली घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। देखो कितनी बातें निकल कर आ रही हैं, एक जुड़ाव होने दो, मुक्त भाव से लिखो, कोई परेशानी की बात नहीं है। डोंट बी इन द फियर, किसी भी जो है दिक्कत में मत रहो। कई लोगों ने बहुत से अच्छे जवाब दिए, बड़े खूबसूरत जवाब दिए उन्होंने। जवाब किसी का गलत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही अलग सेगमेंट है। मैं ये क्वेश्चन पूछने के पीछे तुम्हारा ज्ञान चेक नहीं करना था, तुम्हारा नजरिया चेक करना था। तुमने अलग अलग, किसी ने कहा बीता हुआ समय, किसी ने लिखा बीता हुआ समय, किसी ने लिखा पास्ट इवेंट्स, राइट, किसी ने लिखा पास्ट इवेंट्स की घटनाओं, जो बीती गई घटनाएं हैं उसकी स्टडी हिस्ट्री है। किसी ने क्रॉनिकोलॉजिकल सीक्वेंस लिखा, किसी ने अपनी अपने तरीके से जो है वो बताया कि अपनी गलतियां ना दोहरा सकें, इसीलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। बहुत कुछ आपने लिखा, बहुत कुछ आपने बताया। आपने देखा कि किसी एक शब्द के लिए आपकी परिभाषाएं बदलती जा रही हैं, आपकी परिभाषाएं अलग हैं, आपकी डिफिनीशंस अलग हैं। इसका सीधा सा मतलब है इतिहास एक नज़रिए से जुड़ी चीज़ है। यही मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, हाउ यू सी द थिंग्स। आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, इतिहास इसी पर बहुत अधिक तय करता है। चलें यात्रा को शुरू करें और अपनी कहानियों का पिटारा खोलें। रेडी? मैं इतिहास को एक अलग नजरिए से देखता हूं। मैं इतिहास को सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, जरा मेरी बात को बड़े इत्तेफाक से इसको सुनने और समझने की कोशिश करना। मैं नहीं जानता कि मैं इतिहास के बारे में कितना जानता हूं या कोई भी इतिहास के बारे में कितना जानता है। बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां तक जानना है। लगातार इसी बारे में मेरी खोज चल रही है और मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की जड़ों को खोजना चाहता, उसकी चाहत है और इसी चाहत में मैंने इसका अध्ययन किया। चलिए अगर मैं बात करूं व्हाट इज हिस्ट्री, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इतिहास क्या है, लिखोगे? लिख लो और समझने की कोशिश करो। अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते होगे तो तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि इतिहास के साथ दिक्कतें क्या है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कोई मूर्त रूप देना यानी टैंजिबल फॉर्म देना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप इत्तेफाक रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं हर धर्म के लोग मुझे इस समय सुन रहे होंगे और मैं वहां पर इसी आधार पर अपनी बात को कहने का प्रयास करूंगा। अगर मैं बात करूं व्हाट इज हिस्ट्री, मेरे हिसाब से जो मैं हिस्ट्री को समझ पाया हूं वो इसी तरह है कि जब हम कोई यात्रा करते हैं तो रेत पर हमारे पैरों के निशान बनते जाते हैं। दैट मीन्स फुटप्रिंट्स ऑफ द जर्नी, राइट। फुटप्रिंट ऑफ द जर्नी यानी कि इस यात्रा के पदचिन्ह है। क्या है ये? यात्रा के पदचिन्ह है इतिहास के रूप में। और हम यात्रा के पदचिन्हों को अगर देखते हैं तो उसमें दो शब्द हैं, वन इज फुटप्रिंट एंड सेकेंड वन इज जर्नी। दो वर्ड बड़े खूबसूरत हैं। अपनी धारणाओं को अगर आप किनारे रखें और थोड़ी देर इसको समझने की कोशिश करें कि केवल ये घटनाएं नहीं है। एनसीईआरटी अपने पहले ही 6th क्लास में आवर पास्ट के पहले ही पेज पे ये बात कहता है बड़े खूबसूरत तरीके से कि एक्चुअली में जो हमारी जर्नी है, हम ये समझते हैं कि आज हम कहां हैं, लेकिन हम यहां कैसे आए, हम कौन थे। क्या शुरुआती दौर में हम इसी तरह के कपड़े पहनते थे, या हमारे कपड़े, हमारे खान पान, हमारा पहनावा, क्या हमारे पूर्वज बर्गर खाया करते थे, या हम किस रूप में थे। अगर हम आज यहां पहुंचे हैं तो किन पड़ावों से होकर गुजरे हैं, किन चीजों से हम होकर निकले हैं, हमारी जर्नी क्या थी, हम समाज में कैसे बने, हमारा समाज कैसे बना, हमारे समाज
समाज के नियम कैसे बने, हमारी समाज की संस्थाएं कैसे बनी, हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप हुए, इन सभी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको इतिहास की यात्रा के रूप में पढ़ते हैं। इस यात्रा को हम इतिहास कहते हैं, इस यात्रा को हम हिस्ट्री कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो फुटप्रिंट्स ऑफ जर्नी हमारी इस यात्रा के पदचिन्ह हैं। अब इन दोनों शब्दों को मैंने हाईलाइट किया, जरा समझने की कोशिश करना ये फुटप्रिंट क्या होता है। फुटप्रिंट का मतलब होता है जब आप पैरों के निशान बनाते चलते हैं, तो क्या सभी के पैरों के निशान? समय, अभी किसी ने कहा कि बीता हुआ समय इतिहास है। समय एक कालचक्र होता है और समय के पहिए में कई बार हमारे निशान मिट जाते हैं, जैसे लहरें आती हैं और इन फुटप्रिंट्स को मिटा देती हैं। तो क्या होता है कि यह कालक्रम कई बार टूट जाता है। हम एक्चुअली में इतिहास के एग्जैक्ट चीजों के बारे में नहीं जानते कि ये चीजें एग्जैक्टली कब हुई थी। हम उनके लिंक जोड़ते हैं। क्या आज तक हम भारतीय या विश्व का कोई व्यक्ति सिंधु लिपि को पढ़ पाया, इंडस वैली की स्क्रिप्ट को पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाया। हमें नहीं पता कि इससे पहले क्या था, इनके पास क्या नॉलेज थी, हम तक अभी तक पहुंची नहीं है। तो हम बेसिकली जो हमारे हिस्ट्री में एविडेंसेस होते हैं, हमारे जो है वो आपके वास्तु होता है, हम कहीं पर स्कल्पचर्स देखते हैं, कहीं पर मूर्तियां देखते हैं, कहीं पर प्रिंटिंग्स देखते हैं, कहीं पेंटिंग्स देखते हैं, कहीं फॉसिल्स मिलते हैं, कहीं मृद भांड मिलते हैं, कहीं पर अनाज की कोठरियां मिलती हैं, कहीं स्नानागार मिलते हैं। अलग अलग सभ्यताओं के जो अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, हम उनको एक क्रम में जोड़ते हैं और जोड़कर अपनी यात्रा के पद चिन्हों को इकट्ठा करते हैं कि हमारी ये जर्नी जो हम आज यहां तक पहुंचे हैं वो बेसिकली उसके फुटप्रिंट्स क्या हैं। तो हिस्ट्री में हम जितना कुछ भी देखेंगे, क्या आप में से कोई था जो, मैं और आप में से कोई था जो गांधी के साथ बैठा हुआ था? जब 1947 का विभाजन हुआ तो हम और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति था जो वहां मौजूद था? क्या 1857 की क्रांति एक सैनिक क्रांति थी या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? क्या मैं और आप में से कोई वहां पे बैठा हुआ था कि कौन क्या कर रहा था? कोई कहता था कि नहीं ये जो है वो केवल सिपाही म्यूटिनी थी या केवल जो है वो एक मिलिट्री अलायंस था, और अदरवाइज दूसरे कहते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन सवाल है कि एग्जैक्टली वहां कोई था? नहीं। हम सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स के, उन किताबों में वो जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, उन मृदभांडों, उन हथियारों, उन चीजों के आधार पर, पुरानी डायरियों, दस्तावेजों, इन सबको इकट्ठा करते हैं और एक यात्रा, एक फुटप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं इस जर्नी की, जिस जर्नी को मानवता के इतिहास, मानव का विकास कहा जाता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट कहा जाता है। पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मैंने इसका नाम रखा जर्नी। जर्नी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। आज जो वर्तमान है, आने वाली पीढ़ियां हमें एक अलग रूप में देखेंगी। हो सकता है कि ओजांक कुछ एजुकेशन में ऐसा कर जाए कि इस पूरे सेगमेंट में एक फुटप्रिंट क्रिएट हो जाए। क्या सभी के फुटप्रिंट हमें स्टडी करने? ना 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 ना, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। करोड़ों लोग इस संसार में आए और इस संसार से चले गए, लेकिन हम केवल महान नायकों के बारे में पढ़ते हैं, वो जिन्होंने एक डायमेंशन क्रिएट किया। हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, हम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, हम जैन के बारे में पढ़ते हैं, गांधी, नेहरू, पटेल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हर किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं पढ़ते। यानी वो पद चिन्ह जिन्होंने इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस कल्चर में, इस पूरे इतिहास में अपने पद चिन्हों को मजबूती से खड़ा कर दिया, अपनी जो है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से उसमें एक फुटप्रिंट बनाए पद चिन्हों को। तो हम उन पद चिन्हों को, उनके कथनों को, अभी किसी ने कहा कि हम सीखते हैं, तो सीखते हम अपने नायकों से हैं, उन महानायकों से कि क्या गांधी जी का जो है वो इनपुट रहा, क्या नेहरू का रहा, क्या पटेल का रहा। हम इन सब से सीखने की कोशिश करते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस का रहा जो इनपुट है, तो वो उनके जो पदचिन्ह है हम उनका अध्ययन करते हैं और उसको वर्तमान में सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये फुटप्रिंट्स रहे वो जिन्होंने एक हमारे अतीत में एक मोड़ पैदा किया। तो हमें क्या पढ़ना होता है यूपीएससी में? हमारे बेसिक उद्देश्य क्या होता है? वो सभी महानायक, वो सभी महान लोग जिन्होंने इस समय की रेत पर, ये रेत किसकी है? ये टाइम है, ये काल है, ये क्रम है, ठीक है। इस टाइम, इस रेत पर इन्होंने अपने कामों से, चाहे वो युद्ध लड़े हों, चाहे वो महान निर्माण किए हों, चाहे वो बड़े बड़े किले बनवाए हों, चाहे उन्होंने राजनीतिक आंदोलन खड़े किए हों, चाहे सामाजिक आंदोलन खड़े किए हों, चाहे विधवा विवाह के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी हो, चाहे उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, किसी भी किस्म की लड़ाई जिन्होंने समय के इस रेत पर अपने कामों से पदचिन्ह बनाए हों, और आश्चर्यजनक रूप से ये पदचिन्ह हम बनाते चले जा रहे हैं। जो आज वर्तमान है वो आने वाले भविष्य के लिए अतीत होगा, हिस्ट्री होगा। इसी तरह एक अनवरत धारा चलती रहती है, एक अनवरत फ्लो होता रहता है। इसी को हम लोग फुटप्रिंट कहते हैं। लेकिन जर्नी क्या है, यात्रा क्या है, यह भी तो जब समझना बहुत जरूरी है। अगर जर्नी की बात करें, जब आप किसी हाईवे पे जाते हैं तो ढेर सारी गाड़ियां एक आपके साइड में भी चल रही होती हैं, कुछ सामने से भी आ रही होती हैं, कुछ तेजी से निकल रही होती हैं, कुछ धीरे धीरे चल रही होती हैं, कुछ आपको बाईपास करती हैं, कुछ आगे निकलती हैं।
तो हमारी यात्रा में बहुत ही अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अगर कोई भी दो गाड़ियां एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रही हैं, तो एक दूसरे को देखते हुए हम रिलेटिव क्या होता है, हम स्थिर दिखाई पड़ते हैं, और भाई साहब क्या हाल चाल है, हम आपस में चलते चले जाते हैं। कोई सामने से तेजी से आ रहा होगा, सन्न से वो निकल जाता है। कोई धीरे धीरे हमारे बगल से हमसे तेजी स्पीड से निकल रहा है तो हम उसको जाते हुए देखते रहते हैं। कोई हमसे पीछे होता चला जाता है। तो यात्रा में विभिन्न कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, विभिन्न कैरेक्टर, विभिन्न गाड़ियां होती है इस जर्नी में। इसी तरह इतिहास में अलग अलग कालखंड आते हैं। प्राचीन भारत का कालखंड आता है, मध्यकालीन भारत का कालखंड आता है, और इसी तरह मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक कालखंड भी आता है। इन कालखंडों में कई बार कुछ शासक बहुत अच्छी इमारतें बनवाते हैं, कुछ नृत्य पे बहुत अच्छा काम करते हैं, संगीत पे बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है, किसी ने महान युद्ध जीते होते हैं। इन कालखंडों में इस यात्रा में अलग अलग तरह की गाड़ियां, अलग अलग मॉडल्स की गाड़ियां, अलग अलग स्पीड की गाड़ियां हमें लगातार देखने को मिलती हैं। इसी यात्रा में हमें एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी वो घटनाक्रम जो भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए मोड़ दें। वो भारतीय विदेशी आक्रांता भी हमारे यहां आते हैं, हमारी जो है वो मूर्तियों को तोड़ते हैं, हमारे जो है वो स्थानों को तोड़ते हैं, आक्रमण करते हैं, हत्याएं होती हैं। तो वो सब कुछ ऐसा ही होता है जो कि एक यात्रा में होता है। लेकिन यात्रा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है इसकी कॉन्टिन्यूटी, यानी इसकी सततता। तो अगर मैं इतिहास को कहूं कि ये क्या है, तो फुटप्रिंट्स ऑफ जर्नी यानी इस पूरी यात्रा के पदचिन्ह हैं, इस पूरी यात्रा के सेगमेंट्स हैं जो लगातार हम और आप बनाते चले जा रहे हैं। आने वाले कुछ 500-600 सालों बाद हमें किसी और रूप में देखा जाएगा, जब ज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीति सब कुछ बदल चुका होगा, तो हमें किसी और रूप में देखा जाएगा। हम हर पल इतिहास का हिस्सा होते चले जा रहे हैं और इतिहास अपनी लहरों को वर्तमान के ऊपर डालता चला जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? अब अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास और क्या है? इतिहास एक नजरिया है, एटीट्यूड है, देखने का तरीका है, पर्सपेक्टिव है, हाउ वी सी द थिंग्स, हम चीजों को कैसे देखते हैं, यही इतिहास है, यही इसकी सबसे खास बात है। उदाहरण देता हूं तुम्हें। तुम कह सकते हो कि इतिहास में सर ये चीज सही है और ये चीज गलत है। मैं नहीं मानता इस बारे में। अगर थोड़ी देर बात करें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो मौलवी हैं या जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं, उनसे पूछिए कि भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है, तो वो कहेंगे गजवा हिंद, यानी कि जहां बाबर की शुरुआत होती है, बाबर से हिंदुस्तान का इतिहास है। ठीक है, बाबर जब आया तब वास्तव में हिंदुस्तान बना। अगर वहीं किसी संत महात्मा से बात करें तो कहेंगे ये सनातन है, ये अक्षुण है, ये धरती की शुरुआत से ही जो है यहां पर सनातन धर्म बना रहा। किसी सनातनी से बात करें, किसी ब्रिटिशर से बात करके देखें, किसी जो वेस्टर्न से बात करके देखें, तो वो कहता है कि इंडिया था कहां? ठीक है, कहां था ये तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद, वेस्टर्न पावर्स के आने के बाद इंडिया बना। उससे पहले तो ये कबीलाई लोग थे। ठीक है, ये जो है वो घुमंतु लोग थे, इनकी कोई कल्चर नहीं था। तो हमने क्या देखा कि इतिहास को देखने का सबका अलग अलग नजरिया है। इतिहास को कोई किसी और रूप में देखता है, कोई किसी और रूप में देखता है। तो इतिहास को आप किस चश्मे से देख रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है। और यही कारण है, अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो मुझे बताइएगा कि जब एनसीईआरटी की किताबों में बहुत बदलाव होते तो आपने देखा होगा भूगोल में बदलाव नहीं होता, इकोनॉमी में बदलाव नहीं होता। हमेशा जो बवाल होता है जब सरकार किसी चैप्टर को बदलती है तो हिस्ट्री की बुक्स को ही बदलती है। नोटिस किया आपने कभी कि भाई औरंगजेब को पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। राणा सांगा को पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। महाराणा प्रताप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेहरू को पोस्टर में रखना है? नहीं रखना है। लेकिन किसी और सब्जेक्ट को टच नहीं करते। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव होते हैं, जो बवाल होते हैं, दोनों वो आपने देखा होगा इतिहास की किताबों में होते हैं। मानते हैं इस बात को? मानते हैं इस बात को कि ऐसा होता? हमेशा ही विवादों में बना रहता है। कारण है इस पूरी बात के पीछे, कभी आपने सोचा कि ज्योग्राफी में तो जो जहां था उसमें तो बदलाव नहीं कर सकती क्योंकि वो विज्ञान है। पृथ्वी को घूमने में तुम क्या बदलाव करोगे कि ये पार्टी बदल गई, दूसरी पार्टी आ गई, पृथ्वी को घूमना चेंज कर, बोले हमारा मन नहीं, हम इस तरह घुमाएंगे ना भैया, वो तो यूनिवर्सल लॉ है। इकोनॉमी के जो सिद्धांत है उसको आप नहीं बदल पा रहे हो। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो नहीं बदल पा रहे हो। इतिहास को बार बार क्यों बदलते हो? क्यों बार बार अपने हिसाब से इतिहास को रखने की कोशिश करते हो? आपने कभी सोचा वामपंथी इतिहास अलग होता है, सुमित सरकार अलग लिखते हैं। ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय इतिहास को अलग थोड़े इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, मजूमदार चौधरी अलग तरीके से लिखते हैं, एएल बॉशम द वंडर दैट वाज इंडिया वो अलग तरीके से अपनी बात कहते हैं। वहीं जो क्या नाम है, रोमिला थापर इतिहास को अलग रूप में देखती हैं और इरफान हबीब अलग रूप में देखते हैं। तो इतिहास
वास्तव में क्या है, हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जब नजरिया अलग हो जाता है तो पढ़ाने वाले का नजरिया और पढ़ने वाले का नजरिया दोनों में अंतर आने की संभावना रहती है। मैं जानता हूं कि जब मैं ज्योग्राफी के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो मैं जानता हूं कि वो एब्सोल्यूट है, उसमें मैं कुछ और आप कुछ नहीं कर सकते। जब इकोनॉमी के सिद्धांतों की बात करूं तो मोस्ट प्रैक्टिकल थॉट्स है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वैश्विक नजरिए से बात है। लेकिन इतिहास एक ही देश, दो देश, दोनों देशों का और एक ही देश के नागरिकों का अलग अलग हो सकता है देखने का नजरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल मैं कुछ पाकिस्तान के, मैं सोचा कि चलो देखें पाकिस्तानी भारत के बारे में क्या सोचते हैं। मैं कुछ ऐसे ही वीडियो देखने लगा तो वो अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ाते हैं कि हिंदुओं ने उन पर बहुत जुल्म किए, काफिरों ने बहुत जुल्म किए, सिखों ने बहुत जुल्म किया। सिख जो हिंदू और सिख बहुत पिछड़ी हुई जो है जातियां हैं और लगातार वो जो है वो पीछे। यहां किसी धर्म से इसका मतलब नहीं है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो मैंने देखा, ठीक है। ये कोई सांप्रदायिक या कोई भी इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि सिर्फ एग्जांपल के लिए कि वो कैसे अपनी बात को कहते हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत ही कत्लो गारत की, बहुत ही हिंसक जातियां हैं ये सब। तो वो अपने इतिहास को अपने नजरिए से देख रहे हैं और हम अपने इतिहास को अपने नजरिए से देख रहे हैं। तो आखिर इसमें बवाल क्या है, इसमें समस्या क्या है? क्या इतिहास वास्तव में एब्सोल्यूट हो सकता है? क्योंकि अलग अलग नजरिए से हम क्यों देख रहे हैं। हम जानते हैं कि ज्योग्राफी का सिद्धांत है कि एयर को चलना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। ऑब्वियस सी बात है, तुम कहीं भी चलाओ हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवात बनना है तो वहां पर जो है वो सेंटर में लो प्रेशर एरिया बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सवाल यह है कि इतिहास में यह नजरिया अलग अलग क्यों होता है? सोच रहे होगे, राइट? सोच रहे होगे इसको कि इतिहास में ये नजरिया अलग अलग क्यों होता है, ये एटीट्यूडनल चेंजेस क्यों होते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव क्यों बदल जाते हैं। एक कहता है कि 1857 की क्रांति केवल सिपाही म्यूटिनी थी और एक इतिहासकार कहता है कि नहीं, वो हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी। एक कहता है कि हमने आजादी 1947 में हासिल की, एक कहता है सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजादी मिली नहीं, अंग्रेजों ने उसको टपका के दी कि बोला हमारा मन नहीं कर रहा है, तुम अब काले अंग्रेज जो है इसको चलाओ। तो सवाल है कि तुम एक स्टूडेंट के रूप में कैसे समझोगे कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य तो शाश्वत होता है, ट्रुथ तो यूनिवर्सल होता है। और यहां तो मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, ट्रुथ में पर्सपेक्टिव नहीं होते। तो किसका सत्य सत्य है? तुम्हारा सत्य सत्य है या मेरा सत्य? या वो जो कहता है कि बाबर के आने से हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ, या वो जो कहता है कि सनातन है ये सिंधु से भी बहुत पहले है, या वो जो दक्षिण भारतीय कहता है कि आर्य यहां के मूल निवासी ही नहीं है, हम द्रविड़ियन यहां के मूल निवासी हैं, हम यहां के अबॉर्जिन है, हम सब कुछ हमारा ही इतिहास है। या वो जो कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो, प्लासी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान नाम की कोई संस्था ही नहीं थी, वो तो हम थे जिन्होंने आके जो है वो मॉडर्न इंडिया का जो है निर्माण किया। अब किसकी बात सही है? ये हिंदुस्तान किसका है? कहां से इसके इतिहास की शुरुआत होगी? अब एक व्यक्ति इसमें लड़ जाएगा। अब यहां पर मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो हमारी सोसाइटी का मैं आपको कोर बता रहा हूं, क्योंकि भारतीय समाज भारतीय इतिहास से कभी अलग नहीं हो सकता। भारतीय समाज और भारतीय इतिहास को समझने के लिए आपको ये चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं, जिसको मैंने किताबों से कहीं बाहर निकलकर काफी बड़े अध्ययन से समझने की कोशिश की है, एक बृहत्तर डायमेंशन में जाकर समझने की कोशिश की, अब मैं वो बताने जा रहा हूं कि आखिर ये नजरिया होता कैसे है। तो अगर मैं बात करूं, अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूं, हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में, खासतौर पर अगर भारत के बाजारों में जितनी भी किताबें हैं जिन्हें आप एकेडमिक्स बुक्स कह सकते हैं, चाहे वो इरफान वही हो, रोमिला थापर हो, एएल बॉशम हो, या अगर ग्रोवर हो, झा श्रीमाली हो, किसी की बात मैं कर रहा हूं, अगर हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, तो इतिहास को पढ़ने के दो तरीके हैं। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। हम इतिहास को देखते कैसे हैं? अभी क्यों देखते हैं हम इस पर मैं बात करूंगा। हम इतिहास को देखते हैं, हाउ वी सी हिस्ट्री, हम इतिहास को किस चश्मे के साथ देख रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इतिहास को अलग तरीके से देखा, जो ब्रिटिशर्स की मान्यताओं वाले इंडियन हिस्टोरियन थे उन्होंने अलग तरीके से देखा, जो सनातन वैदिक लोगों को मानने वाले थे उन्होंने इतिहास को अलग नजरिए से देखा। हर किसी का अपना एक नजरिया अलग अलग था इतिहास को देखने का। तो जब इतने नजरिए होते हैं तो स्टूडेंट के सामने भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरा नजरिया क्या होगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं जिसके बारे में आप समझिएगा। एक तरीका होता है जब हम वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखते हैं, राइट। व्हेन वी सी प्रेजेंट
इन द ग्लासेस ऑफ द फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, व्हेन वी सी प्रेजेंट, यानी आज हमारा कैसा, बड़ा ये ज्यादातर बुक्स तुम देखोगे इसी फॉर्म में लिखी गई। हम इतिहास में शुरू करते हैं, पढ़ते ना, इसमें जैसे लिखा होता है प्राचीन भारत, ये पहला चैप्टर है, उसके बाद मेडाइवल, उसके बाद मॉडर्न, यानी हम अतीत से अपनी बात शुरू करते हैं और वर्तमान में आज पहुंचते हैं। और किसी स्टूडेंट ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हम वो गलतियां आज ना करें, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला होता है वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखना, पहला मेथड होता है। व्हेन वी सी प्रेजेंट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, हम उसको वहां से देखते हैं। और दूसरा तरीका है जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं। बड़ा ही मॉडर्न, बड़ा जबरदस्त व्यू है। जब हम अतीत को वर्तमान, यानी आज हम खड़े हैं, वी सी पास्ट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ प्रेजेंट, यानी हम आज वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी इसका एग्जांपल देने जा रहा हूं। और आज ही सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, बहुत सही समय पर उसने मुझे भेजा, उजांकिन ने, और अगर इस क्लास में होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कितना जबरदस्त तरीके से हम ये बात समझते हैं कि जब हम अतीत को, यानी पास्ट को, प्रेजेंट, यहां खड़े होकर आज हम कहां हैं, और जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं कि हमारे इस प्रेजेंट से हम अपने अतीत को, पास्ट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, सीखना है नहीं सीखना है, वो कुछ हम वहां तय करते हैं, राइट। तो ये दो चीजें हैं। पर सवाल है कि हमारे पास इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? क्यों वो कहते हैं कि बाबर से हिंदुस्तान शुरू होता है? क्यों वो कहते हैं कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान शुरू होता है? क्यों वो कहते हैं कि वैदिक संस्कृतियों में ही हिंदुस्तान, भारत के बारे में जानकारी दे दी गई थी, तो वहां से उसका इतिहास शुरू होता है? क्यों वो जो 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की संस्कृतियां साझा थी, वो अपने इतिहास में वो भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि आदिकाल से भारतीयों ने उनका शोषण किया, यहां की मेजॉरिटी जो धर्म है उसने उनका शोषण किया? क्यों हर देश का इतिहास एक अलग रूप कहता है? क्यों हर देश का इतिहास एक अलग बात कहता है? क्यों यहूदियों के लिए इतिहास अलग हो जाता है, ज्यूइश के लिए इतिहास अलग हो जाता है, नाजीज के लिए इतिहास अलग हो जाता है? क्यों ये इतिहास एक संघर्ष को जन्म देता है? क्यों एनसीईआरटी की किताबों में बार बार हर सरकार की विचारधारा के अनुसार चैप्टर बदले जाते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब तुम जरूर चाहते होगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए उस सवाल का जवाब मैं यहां आपके सामने लेकर आया हूं। वास्तव में जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने रियलाइज की है कि इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। संस्कृतियां, आप जानते हैं, संस्कृतियां पहचान को जन्म देती हैं। संस्कृतियां यानी हमारे कल्चर, इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। The history gives the knowledge about culture. History gives the knowledge about culture. इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है कि संस्कृतियां कैसी हैं। और एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं कि इतिहास संस्कृतियों के टकराव, उनके विलय और प्रभुत्व की जानकारी भी है। हिस्ट्री अकेला कुछ नहीं है। हिस्ट्री क्या कहता है कि कल्चर्स के टकराव, कोलिजन ऑफ कल्चर, विलय, मर्जिंग ऑफ कल्चर, कोलिजन ऑफ कल्चर्स, जहां पर हमने देखा कि अब कोई महमूद गजनवी आता है और भारत में उसका युद्ध होता है, कोई और आता है, वहां पर आपस में लड़ाई होती है, एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाई होती है, संस्कृतियों का टकराव होता है, सिकंदर भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है, टकराव और युद्ध देखा जाता है, जान माल का नुकसान होता है। विलय, अगर वहां पर जो है वो मुगल संस्कृति आती है और भारत की संस्कृति साथ मिल जाती है और गंगा जमुना संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कृतियां मिल जाती हैं। और प्रभुत्व यानी सुप्रीमेसी, जबकि ब्रिटिश आते हैं और वो भारतीय संस्कृति को ही जड़ों से काट देते हैं और कहते हैं ना, वी आर सुपीरियर जो है वो सिविलाइजेशन है, हम सुपीरियर जो है वो कल्चर है, हम इस इंफीरियर यानी इंडियन कल्चर के ऊपर अपना कब्जा जमा कर रखेंगे। और आज तक हम उस मानसिकता से निकल नहीं पाए और हम आज भी जो है वो बहुत सीना ठोक कर कहते हैं, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। हर चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। यहां तक कि गांधी और पटेल के झगड़े में गांधी ने यह तक कहा था कि दास नाम के एक पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने यह तक कहा था कि नेहरू इज द ओनली अंग्रेज, केवल एकलौता अंग्रेज है हमारे कैंप में, ठीक है, ओनली ब्रिटिशर्स इन अवर कैंप, यानी उन्होंने तक ये बात कही। तो वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। तो ये टकराव यानी कोलिजन, विलय यानी कि सब्लिमेशन, आपस में मिल जाना, प्रभुत्व यानी कि सुप्रीमेसी, इन तीनों की जानकारी देता है। और संस्कृतियां क्या होती हैं? संस्कृतियां पहचान होती हैं। मेरी संस्कृति अपनी पहचान है, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी पहचान है। और जब ये पहचानें टकराती हैं, पहचानें मिलती हैं, पहचानें आधिपत्य करती हैं, सुप्रीमेसी करती हैं, मालिक बनने की कोशिश करती हैं, तो ही सब कुछ ये इतिहास को देखने का नजरिया बदल जाता है। कैसे? ऐसे। these are like they behave like that। क्यों फिलिस्तीनी और यहूदी एक साथ नहीं रह सकते? दोनों इंसान है। चोला हटा दो, ठीक है, एक
मुस्लिम एक हिंदू क्यों नहीं साथ रह सकते? क्या शरीर में कोई अंतर है? क्या ईश्वर ने बायोलॉजिकली बोला है कि इसकी 4 आंखें होंगी, इसकी 2.5 आंखें होंगी? नहीं भाई, सभी रूप में समान है। फिर फर्क क्या है? फर्क है कल्चरल सेटअप। कल्चरल सेटअप तैयार करता है तुम्हारा नजरिया क्या होगा। तुम अपने इतिहास में अपनी जड़ें ढूंढते हो। इतिहास उस मिट्टी की तरह होती है जिसमें एक विशाल पेड़ अपनी जड़ें ढूंढता है। जड़ें जितनी मजबूत होती चली जाती हैं, वृक्ष उतना ही ज्यादा खड़ा होता है, उतनी मजबूती के साथ खड़ा होता है। और संस्कृतियां जितनी मजबूत होती हैं, वो दूसरी संस्कृतियों का विलय, आधिपत्य या टकराव तय करती हैं। आज पूरा विश्व एक ऐतिहासिक मंच पर ही तो खड़ा है। अगर आज तालिबानी अफगानिस्तान में शरिया को लागू कर रहे हैं या किसी और नियमों को लागू कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक खंड ही तो है। वो है क्या? यहां संस्कृतियों का टकराहट ही तो है। क्यों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक लड़ाई हमें देखने को मिल रही है? क्या रीजन है कि देश में, विश्व में हर हिस्सा दूसरे हिस्से से टकराता जा रहा है? जो 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, आज वो भारत का परम शत्रु पाकिस्तान के रूप में क्यों हमें देखने को मिल रहा है? क्यों हम अलग अलग जगहों पर धर्मों के नाम पर, पहचानों के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृत के नाम पर लड़ते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? उन सब के पीछे जो मूल कारण है वो यही है। तो जब हम इतिहास को संस्कृति के चश्मे से देखने शुरू करते, क्योंकि संस्कृत मेरी पहचान है, मेरी पहचान मेरे अस्तित्व का आधार है। मेरी बहुत खूबसूरत है ये बात है, मेरी पहचान ही मेरे जितने ज्यादा लोग मेरी संस्कृत के मानने वाले होंगे, मैं उतनी बड़ी मछली में कन्वर्ट हो जाऊंगा। बड़े ध्यान से इस फोटो को समझना, ये इतिहास के सारे परिदृश्यों के बारे में बात कर देगा। बहुत से विद्वान, बहुत से टीचर्स तुम्हें बहुत गहरी बात कह रहे होंगे, ये मैं अपने दिल से बात कह रहा हूं, वो जो मैंने शोध किया है। तो जितने मेरे ज्यादा लोग मेरे फॉलोअर्स होंगे, जितने मेरे जानने वाले होंगे, मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा। मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा। मेरी मान्यताओं की, मेरी संस्कृति में उतने लोग समाहित हो जाएंगे। मेरी संस्कृतियों में मेरी पूजा पद्धति को, मेरे जो वर्शिप मेथड है उसको फॉलो करेंगे। वो कोई कंडिल जलाएगा, कोई नमाज पढ़ेगा, कोई मंदिर जाएगा, तो मेरी संख्या बढ़ेगी। मेरे खान पान, मेरे पहनावे, मेरे दुआ सलाम, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, मेरे पूजा पद्धतियां, मेरे त्योहार, रीति रिवाज, इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो मेरी पहचान की जड़ें मजबूत होती जाएंगी। और फिर मैं दूसरी पहचानों से कहूंगा, या तो मेरी तरफ आओ या निपट जाओ। और मैं संघर्ष में आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि लोग ही राजनीति का जन्म देते हैं, फिर वो राजनीतिक सत्ताओं में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह पहचानें धीरे धीरे अपना विस्तार करती चली जाती हैं। और आज से नहीं, आदिकाल से, चाहे तुम रोमन साम्राज्य देख लो, चाहे वो किसी भी प्रकार का साम्राज्य देख लो, तुम्हें हमेशा यही चीज दिखाई पड़ेगी। मानते हो इस बात को? मानते हो? तो वास्तव में इसी वजह से इतिहास को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अब स्टूडेंट क्या होता है, उसको ये कोर बेस नहीं बताया जाता है और वो घबरा जाता है। और घबरा कर वो कहता है कि नहीं, केवल फैक्ट्स हिस्ट्री, जैसे किसी ने बताया ना कि स्टडी ऑफ फैक्ट्स, पास्ट फैक्ट इज नोन एज हिस्ट्री। इस बच्चे ने गलत नहीं कहा, इस बच्चे ने वही कहा जो इसको मजबूर किया गया कहने के लिए। इतिहास तुम्हें सोचने की ताकत देता है। इतिहास तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो। इतिहास तुम्हारी जर्नी के बारे में बात करता है। इतिहास तुम्हें तुम्हारी गलतियों से जो अवगत कराता है। इतिहास कहता है कि खुद को मत दोहराना अगर वो गलतियां हुई हैं। इतिहास वर्तमान के समाधान सोचने की बात करता है। लेकिन वहां तक पहुंचने, सोचने, समझने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं और अब इस सेगमेंट के थर्ड हिस्से पे पहुंचते हैं, वाई टू रीड हिस्ट्री। यूपीएससी एस्पिरेंट को इतिहास पढ़ने की जरूरत क्या है? वाई टू रीड हिस्ट्री, हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? आज सुबह सुबह की बात है, ये मेरे मोबाइल पर मेरे स्टूडेंट हैं उजांकियन, तो हमारे स्टूडेंट थोड़ा सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं, तो उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया सुबह 9:55 मेरे पास में दिखा हुआ है, सर इन सब के पास कोई मार्केट नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, मैंने अभी इनसे बात की है, हम चाहते हैं इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना शुरू करूं मैं। तो इन्होंने मुझे ये फोटोज़ भेजी हैं, राजस्थान की ये फोटोज़ हैं, और ये समुदाय सड़कों पे रहता है, वहाँ पर ये जो आयरन स्मिथ यानी लोहार का काम करते हैं, और इनके देख रहे हैं बच्चे भी इसमें काम में लगे हुए हैं, इनको कोई शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है, हाइजीन नहीं है इनके पास, ये उसी जो है वो कोयले के जलने से इनकी जो है वो आप देखते हैं कितनी तकलीफ हो रही है। राइट, ये हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है, वो मैसेज मुझे कर सकते हैं, ये सर मैंने सुबह भेजा है, ठीक है, मैं जो है इनका मेरे मोबाइल में नाम है, तो इन्होंने ये भेजा है। अब इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत द्रवित हुए, आने वाले समय के एक बेहतरीन ऑफिसर ही हो सकते हैं, इनके अंदर जो है ईक्यू है, इमोशनल क्वेसेंट है, तो ये इस स्थिति को बदलने के लिए उद्धत है। मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा आगे चैट में, क्योंकि चैट लंबी है,
तो मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आप इनका इतिहास जानते हैं? तो मुझे लगा आज की क्लास शुरू करने के लिए ये बेहतरीन मेथड हो सकता है। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है, राइट, ये बेहतरीन तरीका है। तो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, क्या आप इनका इतिहास जानते हैं? क्योंकि कैसा तो नहीं है कि सरकारों ने प्रयास नहीं किया होगा इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, आज की सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा सर ये राजस्थान की फोटो इन्होंने बताया कि वहां की एक लोहार जाति है। ठीक है, अब वहां पर जो है एक ऐसी जाति भी है, एक ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जो घुमंतु हैं, ट्राइबल में हैं, जो लगातार नोमैडिक्स हैं, और उन्होंने कसम खाई है कि महाराणा प्रताप जब तक, वो एक कसम इन्होंने दी कि जब तक वो अपनी सत्ता में लौट नहीं आएंगे तब तक ये जो है वो घर बार नहीं करेंगे। जैसे वो घास की रोटियां खाते थे और इधर उधर युद्ध के लिए बहुत लंबे समय तक भटकते रहे, तो इन्होंने उनके साथ मिलकर एक कसम खाई। और यही कारण है कि सरकार कई बार इनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश भी करती है, परंतु इनकी जो आस्था की जड़ें हैं, वो जो इनकी सांस्कृतिक गहराई है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के संग एक वादा किया था और वादा खिलाफी हम नहीं कर सकते, तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। मैंने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। परंपराएं अपनी जड़ों के साथ होती, परंपराएं हवा में नहीं टंगती, और परंपराएं की जड़ें बहुत ही कठिन, बहुत जटिल होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। समाज में वो सभी लोग जो कुरीति का पालन कर रहे हैं वो भी परंपराओं की दुहाई देते हैं, और आपको मैं दसियों एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं, और आप भी अपने जीवन में ऐसी बात जानते हैं। आप उनसे कहेंगे इसको सुधारिए और वो तुरंत परंपराओं की जड़ों पर आ जाएंगे। आप एक ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और आपको इस चीज को जो है मिटाना है। आप चाहते हैं कि ये बच्चा स्कूल जाए, ये हाइजीनिक कंडीशन में रहे, इसको भी जो है स्वच्छ वातावरण मिले, लेकिन जब आप समझाने पहुंचेंगे तो आपके और आपके समझाए जाने योग्य व्यक्ति के बीच में एक इतिहास की दीवार खड़ी होगी। वो इतिहास की दीवार जिसको आप तो नहीं देख पा रहे, लेकिन परंपराओं की ईंटें उस व्यक्ति को जकड़े हुए हैं, उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो अपनी परंपराओं की जो बेड़ियां हैं उसको अपने गले का हार समझ के कहता है कि मैंने वादा किया था मेरे पूर्वजों ने, इसीलिए हम उसको अभी तक कैरी करेंगे। और सरकार के बहुत प्रयासों के बाद आपसे भी बेहतरीन ऑफिसर्स होंगे यहां पर जो ये चाहते होंगे कि इन बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन वहां पर वो असफल हो रहे हैं। इसीलिए इतिहास बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट हो जाता है जो आपको यह बताता है कि आप जिसके जीवन में सुधार करने जा रहे हैं उसके पैरों में बेड़ियां उसके इतिहास के किसी पन्ने के साथ जुड़ी हुई है। एक बार आप इतिहास के उन कालखंडों को समझ लो, एक बार हिस्ट्री के उन पर्सपेक्टिव्स को समझ लो, एक बार ये जान लो कि वो किन परंपराओं की बेड़ियों को, जिसको अपने हार समझ के अपने गले में लेके घूम रहा है, वो वास्तव में वो कहां है, तो उनको काट पाने का प्रयास करोगे। ये उस बीमारी की तरह है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोई हुई है, तुम्हें वो जानना समझना पड़ेगा, तभी इस बीमारी का सही इलाज लेकर आ पाओगे। बहुत सी बीमारियां हमारे देश में हैं। मैं जब अतहर आमिर साहब से बात कर रहा था, वो जब तो राजस्थान में, अब तो कर कश्मीर में आ गए हैं, तो उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। कोई मेरे दोस्त यहां पर होगा राजस्थान से, बाल विवाह की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी। मुझे बताओ, जब आप इनके मां बाप को समझाने पहुंचते होगे, आज हमने कानूनी अपराध बना दिया इसको कि बाल विवाह नहीं कर सकते। मुझे आप बताइए, बाल विवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आप मुझे बताइए। आज आप 21वीं सदी में हैं, और जब आप गए होंगे समझाने के लिए, आपको क्या दुहाई दी गई होगी? उस दुहाई के बारे में मुझे बता दीजिए, आपको इतिहास मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा। ऑफिसर के रूप में आप इस तरफ खड़े हैं, आपका नजरिया है कि यह कुरीति है, इन दोनों बच्चों को सही समय पर पढ़ने का मौका दिया जाए। इस बच्ची का शरीर अभी जो है वो गर्भ धारण करने योग्य नहीं है, यह कुरीति है, एक मानव के अधिकारों का हनन है, यह ह्यूमन राइट्स वायलेशन है अगर हम सार्वभौमिक रूप से देखें। लेकिन जिस तरफ ये दूसरे लोग हैं, इनके पास परंपराओं की एक बड़ी लंबी जो है वो जंजीर है, जिसकी जो जड़ें हैं, सांकल जिसे बोलते हैं, जो दीवार में खुदी हुई है, वो इतिहास के पन्नों में छुपी हुई है। जब आप मिडाइवल इंडिया का अध्ययन करेंगे तब आपको इस कुरीति के बारे में और बेहतरीन तरीके समझ में आएगा कि यह समाज की वो क्रिया और प्रतिक्रिया से निकला, यह समाज उस समय क्या तय करता था, इसको हम इस समय लेकर चले आ रहे हैं। तो जन्म इतिहास में हुआ, जन्म देने वाला संस्कृत था, पालन परंपराएं करा रही हैं।
जन्म इतिहास में हुआ, बर्थ वॉज इन द हिस्ट्री। जन्म देने वाली कोख संस्कृति थी। जो कल्चर वहां का था, कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता, कल्चर सिर्फ कल्चर होता है। वो उस कल्चर ने जो है इसको जन्म दिया और परंपराओं ने इसे पाला पोसा। आज भी अगर ये है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी परंपराएं हैं। आज अगर आप जाते हैं और आप ऑनर किलिंग के बारे में, कितनी खबरें डेली, हत्या कर दी गई, बाप ने ही बेटी का गला काट दिया, ऑनर किलिंग, ठीक है, सम्मान के लिए की जाने वाली हत्या। क्या किसी भी व्यक्ति को प्रेम करने या ना करने के लिए आप उसको मार सकते हैं? जिस देश में राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है तो हटा दिया जाना चाहिए। जिस देश में राधा और कृष्ण की पूजा प्रेम के लिए किया जाता है, प्रेम के कितने गीत लिखे गए हैं। रास लीला जो शब्द, जहां पर कृष्ण का जो नृत्य है उसको संसार में सबसे विहंगम माना जाता है। वृंदावन में जगह जगह जो है वो लोकगीत के रूप में है। उस देश में ऑनर किलिंग, और जो करता है उससे पूछ के देखो। जो इस तरह की मान्यताओं को मानता है, जो मुझे सुन रहे होंगे वो भी मानते होंगे, मैं कोई छुपी बातें नहीं है, जो है वो सत्य है, तो आप देखेंगे वो उसके पास लॉजिक तो नहीं होता, लेकिन परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी होती हैं उनकी। और वो परंपराओं को सही या गलत की मान्यताओं पे नहीं कसते। वो कहते हैं बाप दादाओं के जमाने से होता चला आया, भाई होता रहेगा, तुम चाहे रहो या ना रहो। कन्या भ्रूण हत्या ऐसा भयानक शर्म है कि आज हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, आज इतने पदक लेकर आ रहे हैं, भारत का पहला पदक वो बच्चियां दिला रही हैं, ठीक है। और आज हमें बहुत बड़ी मात्रा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहला हम कहते हैं बेटी बचाओ, अरे किससे बचाओ? क्या जंगल के जानवर निकलकर सड़कों पर आ गए? ना, अरे वो कोख, वो माता पिता जो उसको जन्म दे रहे हैं वही उसके हत्यारे हैं। वो परिवार जो जन्म देने की प्रक्रिया में है वही हत्यारा है। अरे कोई शेर नहीं आया, कोई चीता नहीं आया, कोई भेड़िया नहीं आया, कोई डायनासोर नहीं आया। इस बच्ची को बचाना किससे है? ना किसी अमेरिका ने आक्रमण किया, ना पाकिस्तान ने आक्रमण किया। इस बच्ची को खतरा किससे? इस बच्ची को खतरा इसके जन्मदाताओं से है। और उन जन्मदाताओं को खतरा किससे है? उन परंपराओं से है जो संस्कृति की कोख में जन्म लेते हुए इतिहास के साथ अपनी जड़ों को सींच रही हैं। मानते हैं कम्युनलिज्म? अरे तुम हिंदू, वो मुसलमान, कब तक? अगर मानव के रूप में दो लोगों को पहचान नहीं पाओगे। ये ठप्पा किसने लगाया? तो सवाल है कि हम उसके आधार पर एक दूसरे की जान लेने का हक किसने है? बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें प्राण देने का हक नहीं है तो प्राण, तुम्हारे पास शक्ति नहीं तो लेने का हक तुम्हें किसने दे दिया? लेकिन हम उन्मादी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनकी जड़ें इतिहास में छुपी हुई हैं। तो मैंने बताया ना कि इतिहास के पन्नों में, संस्कृत के गर्भ में, परंपराओं की जंजीरों में ये बंधे हुए हैं। और जब तक इन्हें नहीं समझोगे, इन्हें तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये ढूंढ नहीं पाओगे। तोड़ क्यों नहीं पाओगे? शक्ति तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हें संविधान ने अपार शक्ति दी है, लेकिन तुम ढूंढोगे नहीं, तुम ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि वो जंजीरें यहां हैं, वो जंजीरें यहां हैं। ये अभी दुनिया में नहीं आई है। हो सकता है कि ये गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत से ऐसे चंपकलाल घूम रहे हैं जो गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहे हैं। ये हो सकता है गोल्ड मेडल अभी पैरा ओलंपिक्स में बच्ची लेकर आई, ठीक है। तो ये कैसे लेकर आ रही? कुश्ती में हरियाणा की बच्चियां टॉप में चलती चली जा रही, स्पोर्ट्स में हरियाणा टॉप पे चलता चला जा रहा है। तुमने इसके जन्म लेने से पहले डिसाइड कर लिया कि ये बोझ है? तुमने डिसाइड नहीं किया, तुम्हारी परंपराओं ने डिसाइड किया, जो जड़ें बहुत गहरी पीछे से चली आ रही हैं। और तुमने कभी प्रश्न नहीं पूछा रुक के, और बस उसको कैरी कर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती चली जा रही कि बेटा ऐसा ही होता है। क्लियर है? तो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मैं तुम्हें एक चीज समझाने जा रहा हूं। इतिहास वर्तमान की समस्याओं को समझने में मदद करता है। Right. History is helpful to understanding the problem of present. Problem of present. अभी दीपांशु ने पूछा है कि सर हम इन परंपराओं को स्टॉप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी स्टॉप द परंपराज? जंजीरें रोकी नहीं जाती हैं, जंजीरें तोड़ी जाती हैं, ठीक है। और जंजीरों को तोड़ना, अंधेरे में तुम हाथ पांव मार रहे हो, तुम्हारे हाथ में जंजीरें नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि जंजीरें हैं कहां, तो तोड़ोगे कैसे?
एक गुप्त कमरे में, अंधेरे कमरे में तुम्हें छोड़ दूं, बोलो इसमें एक जंजीर है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ते ही कमरे में उजाला हो जाएगा, तुम हाथ पांव पागलों की तरह मारते रहोगे, जंजीरें कहां हैं? मेरे हिस्ट्री पढ़ाने का नजरिया तुम्हें उन जंजीरों से अवगत कराना है, जंजीरें कहां हैं, जंजीरें कहां हैं। एक बार जंजीरों को पहचान ले जाओगे तो तोड़ना आसान होगा। आईएएस बनने के बाद तुम्हें वो ताकत मिलती है, वो तुम्हें पावर मिलती है कि तुम इन जंजीरों को, एक आम आदमी हो सकता नहीं तोड़ सकता, बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन एज अ डीएम तुम पावर हो। लेकिन तुम तो पहचानो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जंजीर तुम्हारे मन में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज प्रथा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लड़की क्यों मार दी जा रही, इसका कारण, इसका बहुत बड़ा कारण है दहेज। पूछना मां बाप से कि जब शादी होगी तो मां बाप को झुकना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं पगड़ी नीचे रखनी पड़ेगी, कोई कहेगा भाई जिंदगी भर लड़के वालों के सामने झुक के रहना पड़ेगा, कोई बड़ा दहेज देना पड़ेगा। और दहेज मांगने वाला कौन है, जरा कभी बात करके देना। जब लड़के तैयारी करते यूपीएससी, बोले भाई एक बार यूपीएससी क्रैक हो जाए 5-6 करोड़ रुपए तो ऐसे निपटा देंगे, बढ़िया कोई मंत्री की लड़की भैया मिल जाए बस हो गया, 4-6 होटल लिखवा लेंगे अपने नाम, ऐसे बातें होती। बोलना, झूठ बोल रहा हूं? जंजीर वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, उसके दिमाग के अंदर भी है, उसके अंदर भी है। तो दहेज ऐसा नहीं कि वो पहला व्यक्ति है जो पैदा हुआ और अचानक से उसके मन में दहेज का राक्षस जन्म ले गया, दहेज का विचार आया। नहीं, ये जिस समाज से आया है उसकी परंपराओं में ये शामिल रहा है, जिस समाज में से आया है उसकी परंपराओं में ये शामिल रहा है कि लड़का है तो दहेज लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है। और तिलक की बात दोहराता है कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मानते हो? और जिसको समाज में परिवर्तन करने का हक मिला था वो सबसे बड़ा दहेज लेता है। जाकर पूछना क्लास 1 रैंक अधिकारी का रेट क्या चल रहा है दहेज में। जब ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज के अंदर से निकल कर आई हैं, ये मैं सुनता हूं स्टूडेंट की बातें। और जाके तुम पूछ लेना तुम्हारे घर में, तुम्हारी बहन, तुम्हारी कोई दीदी या किसी रिश्तेदार की बहन, किसी भी आप देखो जब शादी के लिए गए होंगे और क्लास 1 ऑफिसर होगा तो रेट क्या चल रहा होगा। जरूरी नहीं कि ऐसा सबके लिए हो, कोई सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन ऐसा होता है हमारे समाज में। बदलाव करने वाले लोग भी हैं, ऐसे यूथ भी हैं जो इस बदलाव की परंपरा और झंडा को लेकर आगे बढ़े। लेकिन ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये आपके समाज से ही निकल कर आई हैं। मानते हैं? अगर मानते हैं तो मुझे बताइएगा कि हां सर ऐसा ही है। तो ये एक ब्रीफ सेगमेंट रहा, राइट, एक ब्रीफ सेगमेंट रहा। अब मैं इसके आगे चलता हूं कि मेरे लिए हिस्ट्री का प्रवाह क्या होगा, मेरा लेक्चर प्लान कैसे होगा। तो अगर तुम्हें एक थोड़ा सा अंदाजा दूं तो जैसे झरना बहता है उसी तरह मेरे चैप्टर्स फ्लो करते रहेंगे। ठीक है, मेरे चैप्टर्स फ्लो करते रहेंगे हिस्ट्री में, और मैं इसी प्रवाह के साथ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। मैंने हिस्ट्री को कुल 32 टॉपिक्स में तोड़ दिया है और फ्लो के साथ तोड़ा है। लेकिन इन टॉपिक्स की एक बड़ी खास बात है, इसमें मैं कहीं फैक्ट नहीं पढ़ूंगा। आप मेरे नोट्स में कहीं फैक्ट नहीं पाएंगे, फैक्ट के लिए मैंने अलग कर दिया है। मैं फैक्ट के साथ अपना प्रवाह रोकना नहीं चाहता। जिस तरह आज आपको हिस्ट्री को पढ़ने, देखने और सुनने का एक नजरिया मिला होगा, आप सोच रहे होंगे ढेर सारा फैक्ट मुझे दे देंगे, तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसको आप आराम से पढ़िए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उस सेगमेंट के बारे में जो इतिहास के माध्यम से मुझे कुछ सिखा सके, वो उन बेड़ियों को पहचानने में मेरी मदद कर सके, वो बता सके कि इतिहास कई जगहों पर है, वो मुझे बता सके कि इतिहास को देखने का तरीका क्या होगा। तो मैं जो है वो इतिहास को एक प्रवाह के रूप में लेके चलूंगा। तो मैं कुछ अंदाजा हो गया होगा कि मैंने चैप्टर्स को किस रूप में बनाया है। ये झरने की तरह बहेगा, हर हिस्सा एक दूसरे हिस्से के साथ जुड़ता जाएगा और कहानियों के रूप में हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे, राइट। तो जो मेरा लेक्चर प्लान है वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे पहला चैप्टर मेरा है आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछने से अपनी शुरुआत करेंगे। और हम पहला ही क्वेश्चन जो हमारा अतीत अवर पास्ट करके जो बुक है वो कहता है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कहां, कैसे और कब। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है, कहता है कि जिज्ञासा ज्ञान की पहली शर्त है। क्या कहता है हिस्ट्री की किताब, क्या कहती है? अपने प्रीफेस में सबसे पहले बोलती है जिज्ञासा ज्ञान की पहली शर्त है। जो क्यूरियोसिटी है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग नॉलेज। तो मुझे सबसे पहले पूछना पड़ेगा इतिहास क्या है, मुझे साक्ष्य कहां दिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो आज खड़ा हूं और पीछे की पदयात्रा देखना चाहता हूं। मुझे उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा, कैसे हैं ये
और कहां हैं, कब हैं, तो मुझे फाइंडिंग द एविडेंसेस यानी मुझे साक्ष्यों को जोड़ना पड़ेगा। और कैसे हम खाते थे, कहां मुझे वो मिट्टी के टुकड़े मिले, कहां मुझे हल मिला, कहां मुझे ग्रेनरी मिली, कहां मुझे जो है मूर्तियां मिली, कहां मुझे किसी वास्तु के बारे में पता चला। मैं इन सब को जोड़ूंगा और जोड़कर अपने अतीत की कड़ियां बनाऊंगा। तो इतिहास का पहला जो चैप्टर है, पहला जो मेरा टॉपिक है, वो एक प्रश्न पूछने से लेकर है कि हम जो अपने इतिहास की यात्रा कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो बेसिकली किस रूप में हमने साक्ष्यों को इकट्ठा किया। राइट। दूसरा मेरा टॉपिक है ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। मैंने इसके नीचे एक बड़ी खूबसूरत सी गाने की लाइन है, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसाते चलें, कदम के निशान बनाते चलें। ये कहता ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यानी कि शुरुआती दौर के लोग कैसे रहा करते थे, उनके क्या कदम थे जिन्होंने इतिहास पर अपने पदचिन्ह रखे। ये मेरा दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स, यानी कि पहले हम एक शिकारी के रूप में संग्रहण किया करते थे और उसके बाद हम धीरे धीरे एक समाज की स्थापना में हम एक ग्रोइंग फूड्स यानी हम अपने लिए एक कृषि करने की तरफ चढ़े, यानी कृषक समाज की तरफ बढ़े। तो जर्नी का मतलब हुआ स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ग्रो करने लगे, एक बिखरे हुए घुमंतु लोगों, शिकारी लोगों से एक समाज के रूप में अगर आज हम यहां तक हैं, तो हमारी यात्रा किस रूप में रही इतिहास की। राइट। डन। इसी तरह इन द अर्लिएस्ट सिटीज, प्रारंभिक शहर, तो जो न्यू वाली एनसीईआरटी आपको कौन सी पढ़नी है, आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने इस पूरी एनसीईआरटी को लगभग 32 चैप्टर्स में 32 टॉपिक्स में तोड़ दिया, क्योंकि कई चीजें आपस में रिपीट करती हैं, तो मैं उन्हें लिंकअप करके एक जगह लेकर आया हूं और मेरे लिए 32 आयाम है। ये जो नई एनसीईआरटीज है, ये बिल्कुल अलग तरह की है। पुरानी एनसीईआरटी पास्ट में खड़े होकर प्रेजेंट को देखने का नजरिया थी। नई एनसीईआरटी प्रेजेंट के तथ्यों को लेती है और वो पास्ट को देखती है। आज हमारे सामने समस्याएं क्या हैं? आज हमारे शहरों में समस्याएं हैं। आज हमारे शहरों में बाढ़ का पानी चला जाता है, आज शहर डूब रहे हैं, आज शहरों में भीड़ भाड़ है, आज हमारे पास पार्किंग फैसिलिटीज नहीं है, आज शहर हमारे कूड़े के ढेर बनते चले जा रहे हैं, आज हमारे जो सिटीज हैं और टाउन्स हैं वो लिंकअप नहीं है प्रॉपरली। टाउन्स और सिटीज के बीच में हमें आज एक गैप दिखाई पड़ा है। हमें अमृत मिशन लॉन्च करना पड़ा, इससे पहले पूरा मिशन हमें लॉन्च करना पड़ा था, रूरल अर्बन मिशन लॉन्च करना पड़ा था। और आज भी हमारे समाज में जो आर्टिसंस हैं, जो हथकरघा उद्योग के लोग हैं, वो परेशान हैं। तो क्या अतीत हमें बताता है कि हमारी चीजें कैसी थी? क्या अतीत हमें यहां पर कोई साक्ष्य देता हुआ प्रतीत होता है कि हमें चीजें कैसी करनी होंगी? तो अगर हम इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो मैंने ये पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है। राइट। आइडियाज, राजा कैसे आए, महाराजा कैसे हुए, महाजनपद कैसे रहा, कैसे साम्राज्यों का विस्तार हुआ, भारत रिपब्लिक क्यों कहलाया, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन का मैंने इसमें एक प्रवाह तैयार किया है। और लगभग ये पूरी एनसीईआरटी जो है वो आपके साथ यहां प्रिपेयर होती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की डिस्कशन में आपको एक गहरी डिस्कशन थी, एक भाव था। वो भाव था कि इतिहास को देखने का नजरिया हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि सबका अपना अपना इतिहास है। कई बार कहते हैं ना कि तुम्हारा इतिहास मेरा इतिहास, तो मैं किस नजरिए से देखता हूं। तो कहीं पर आकर हमें एक बिंदु लेना पड़ेगा, कहीं पर आकर हमें एक शांत भाव से रुकना पड़ेगा कि हमारा इतिहास, और हम उसी यात्रा को सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे। और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, यानी कि वर्तमान में खड़े होकर मैं अतीत को देखने की कोशिश कर रहा हूं। वर्तमान की समस्याएं मेरे आसपास हैं। एक ऑफिसर वर्तमान की समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी विदेशी ताकत का भारत में प्रवेश हो, चाहे वो आतंकवाद को बढ़ावा, सांप्रदायिकता, चाइल्ड मैरिज। ये समस्याएं आज एक ऑफिसर को घेरे हुए हैं। वो इनका समाधान पाने के लिए ललायित है, वो इनके समाधान को पाना चाहता है। मैं जिन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं वो देश के सबसे होनहार ऑफिसर्स होने जा रहे हैं। वो कोई ऐसे लोभी या ऐसे अंधेरे में रहने वाले लोग नहीं है। पर सवाल यही है कि अगर मैं अपने अतीत को एक बार देख लेता हूं, एक बार समझ लेता हूं, तो मुझे वो कंपैरिजन करने में आसानी होगी। मुझे कई बार अपना काम करने के लिए प्रेरणाओं की आवश्यकता पड़ती है। मेरे सामने जब कोई मुश्किलें आती हैं तो मैं थकता हूं, हारता हूं, सोचता हूं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा अतीत मुझसे कहता है कि वो देखो, एक अधनंगा फकीर सा व्यक्ति आया था, हाथ में लाठी लेकर उसने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। वो देखो, एक व्यक्ति ऐसा आया था जिसके एक आह्वान पर महिलाएं, बच्चे सब कोई कूद पड़े आंदोलन में। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ज्ञान प्राप्त
प्राप्त किया जो है वो एक वृक्ष के नीचे, और इसने पूरे संसार को प्रकाशमान करके रख दिया। तो जब मैं अपने अतीत को देखता हूं तो मुझे लड़ने की शक्ति मिलती है। इतिहास सिर्फ एक यात्रा नहीं है, इतिहास एक दस्तावेज है उम्मीदों का, इतिहास एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है होप्स का। यह बताता है कि मानवता हमेशा प्रगतिशील रही है, यह बताता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में मानवता ने, ह्यूमैनिटी ने अपना रास्ता खोजा है। इतिहास हमें वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने का रास्ता, हिम्मत और उम्मीद प्रदान करती है। अगर इतिहास को इस नजरिए से पढ़ने शुरू करेंगे, इतिहास मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें, वो एक अलग ही रुझान दिखाई पड़ेगा। फैक्ट्स को बाहर निकालो और इसके रस को निचोड़ लो, इसके प्रवाह को समझो, बह जाओ इसके साथ। यहां पर समझने से कहीं ज्यादा उसको भावातीत करने, उसको अपने अंदर आत्मसात करने, उसके साथ बहने की जरूरत है। इतिहास की नदी एक बहुत बहाव वाली नदी होती है, उसके साथ बहना पड़ता है। उसमें रुक कर, नदी में रुक कर संघर्ष नहीं करना होता, डूब जाओगे, तुम्हें उसके साथ बहना होगा। तो इतिहास की मेरी इस यात्रा में तुम्हें चैप्टर बाय चैप्टर मेरे साथ फ्लो करना होगा, टॉपिक बाय टॉपिक फ्लो करना होगा, और इतिहास फिर तुम्हारा नजरिया यहां पर चीजों को सोचने समझने का बदल जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस सब्जेक्ट को तुम अपनी लाइफ में एक अलग नजरिए से लेकर आ पाओगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए प्यार से, और आप लोगों ने जो प्यार दिया मुझे आंसर राइटिंग बैच में, बहुत मजा आ रहा है। जो आपका फीडबैक है वो मुझे इतना उत्साहित कर रहा है कि हर दिन मैं कुछ नया कर रहा हूं, और ये जो इनोवेशन है इसके पीछे अगर कोई भी जिम्मेदार है तो वो आप लोग हैं। जो मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे ताकत मिलती है, रिसर्च करने की जो एक इनोवेशन करने का एक आइडियोलॉजी मिलती है, वो आप लोगों की वजह से मिलती है। और इसीलिए आपको लगा होगा कि जब आंसर राइटिंग हमने शुरू किया, बहुत लोगों की भावना थी कि शायद वो सिंपल कुछ बातें कही जाएंगी, और जब आप उसमें आए तो हर दिन आप जब मुझे मैसेज करते हैं कि आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और ऐसे आज जो मैं 6 बजे की क्लास करूंगा वो आपको और ज़्यादा आश्चर्यचकित करेगी, वो और ज़्यादा एक डायमेंशन क्रिएट करेगी, और मुझे इनोवेशन करने की ताकत आप लोगों से मिलती है। और देखिए, मैं जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा था, मैं इतिहास जानबूझकर नहीं पढ़ाता था, ठीक है। जिसने किताब लिखी हो, जिसने इतना अध्ययन किया हो कि मतलब इंडियन फॉरेन राइटर्स का इतना अध्ययन, मैं इसलिए जानता था कि मुझे पता है कि इसके साथ मेरी आसक्ति है, इसके साथ मेरा एक लगाव है, मैं बहुत डीपर उतर जाता हूँ। आज ही जैसे मेरी सुबह की एक क्लास थी, मैंने उसको शिफ्ट किया क्योंकि मैं कुछ लिख रहा था, लिखते लिखते इतना डीपर चला गया कि कमरे में बंद होकर बस लिखता जा रहा था, और चीज़ें बस दिमाग में चलती चली जा रही। मैं कुछ बड़बड़ा रहा था कि इसमें क्या स्टोरी होती है। इसके बाद के चैप्टर में मैंने इतनी ज़बरदस्त स्टोरी बनाई है जहां चीज़ें आपको एक एक करके प्रभाव, मज़ा भी आएगा, आपको कॉमेडी भी लगेगा, एक वेब सीरीज़ की तरह चलता रहेगा। और वो इतिहास आपको हर पल, मेरा हर चैप्टर आपको कुछ सिखाएगा, वो वर्तमान के चश्मे से अतीत को देखना सिखाएगा। ये एक बहुत ही अलग प्रथा होगी। और अगर आप जिस दिन वर्तमान के चश्मे से अतीत को देखना, अपने पास्ट को देखना सीख गए, उस दिन आप कंपैरिजन करना सीख जाओगे, आप एनालिसिस करना सीख जाओगे। और यही मुझे आपको सिखाना है, और यही कारण है कि हम इसको देखते और सुनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे ये सफर अच्छा रहेगा। और सभी बच्चों को मैं पहले इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं। जो कॉन्सेप्टर मेरा लास्ट ईयर बैच है, 15 सितंबर से मेरा मेंस 2022 शुरू हो रहा है, और चारों पेपर वो उसमें शिफ्ट होंगे मेरे साथ। तो फिर हम बीच में हमारा आपका और टीचर्स बीच में आए, तो मेरा आपका थोड़ा सा गैप हुआ मेरे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, तो वो मेरे साथ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो मेंस 2022 दे रहे हैं वो अपनी यात्रा मेरे साथ शुरू करेंगे। तो जुड़े रहिए आंसर राइटिंग बैच में, बढ़िया मजेदार, इसमें मजा आ रहा है। आज आपके लिए बहुत नए नए सरप्राइज आ रहे हैं। तो 6 बजे मिलता हूं फिर मैं आपसे। थैंक यू सो मच।